स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, इसकी सेकंड वाली आपकी जो किताब है कौन सी सर? अंतराल भाग 2। ठीक है, तो आपकी अंतराल किताब का एक आखिरी चैप्टर रह गया था हमारा, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जो कि पर्यावरण के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है कि किस प्रकार से एक वो गांव मालवा का जो पहले बहुत ही हरा भरा रहता था, किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ और आज वो खराब हो गया। ठीक है, तो ये हमारे औद्योगिक विकास की सच्चाई को दर्शाता है और उसके प्रभावों को। तो इस वीडियो में आपके इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो सिलेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे एमसीक्यू बच्चों अभी आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2024 का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वीडियो अराउंड आपकी 15 मिनट की बनेगी, पूरी देख लेना एंड तक। आपकी जो तैयारी है इस चैप्टर की बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट होते हैं तो आंसर हम नहीं दे पाते कई बार आपका। तो अगर आप इंस्टा पे अवेलेबल हो तो यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और हमारे अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सर्च कर लेना जेएसके 12th क्लास। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों ये जो आपका बेल नोटिफिकेशन होता है इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो तो देख लेना, क्योंकि जब आप ऑल पे सेट करोगे तभी आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बट हर एक एमसीक्यू वीडियो की तरह भी इस वीडियो का भी एक रूल है। रूल ये है कि वैसे तो आपके इस चैप्टर से 50 प्लस भी एमसीक्यू निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस को फिल्ट्रेशन करके यहाँ पे लेके आए हैं, और टोटल जो है वो 16 एमसीक्यूज हमने लिए। कितने? ओनली 16 एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये इसका ये इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो सारे के सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर भी बताना कि 16 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं प्रभाष जोशी, तो लेखक प्रभाष जोशी जोशी के अनुसार जब ये एक नदी है, नर्मदा मैया नदी, ठीक है, तो ये नर्मदा मैया नदी के पास में बैठते हैं तो इन्हें किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है? ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति जैसा, उसके बाद सुगंधित बाग में घूमने जैसा, माँ की गोद में बैठने जैसा, या फिर ऐश्वर्य भोगने जैसा आनंद। तो कैसा आनंद प्राप्त होता है इन्हें? इन्हें आनंद प्राप्त होता है माँ की गोद में बैठने जैसा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है इसमें लेखक जब कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में शिप्रा मिलती है। ठीक है, तो ये जो शिप्रा शब्द है ये क्या है? क्या शिप्रा कोई नदी है? क्या शिप्रा मालवा की एक स्त्री है? क्या शिप्रा लेखिका की पत्नी या फिर बहन है? तो शिप्रा क्या है भाई? शिप्रा हो गया, नर्मदा हो गया, या फिर गोदावरी हो गई, ये सभी क्या है? ये सभी नदियों के नाम है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? का वाला राइट है। आप भी आंसर सोचते चलिए और देखते चलिए कि कौन सा आपका राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, जब लेखक प्रभाष जोशी मालवा पहुंचे तब उन्होंने कौन से त्योहार की घटना को देखा, यानी कि उन्होंने देखा कि इस त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। तो वो कौन सा त्योहार था? क्या उन्होंने नवरात्रि का, ठीक है, क्या उन्होंने शिवरात्रि, जन्माष्टमी या होलिका दहन, किसका देखा था? तो उन्होंने देखा था बच्चों शिवरात्रि का। किसका? शिवरात्रि का। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ये क्वेश्चन ये है बच्चों कि सैलानी किसे कहते हैं? सैलानी का क्या अर्थ है? कि जो सैल पर निवास करते हैं ये तो मतलब नॉर्मली बच्चे को नहीं पता होगा, तो वो तो ये कहेगा जो व्यक्ति सैल पे निवास करता है वही सैलानी कहलाता है ना? बट ऐसा नहीं है। सैलानी वो होते हैं जो सैर करते हैं, यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं बेसिकली। और ये टूरिस्ट क्या होते हैं? सैर करने के लिए निकलते हैं, है ना? तो गा वाला आपका राइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। हमें क्या करना है? कुछ कथनों पे विचार करना है। तो पहला कथन क्या है? ये जिस हम खाऊ उजाड़ू सभ्यता की बात करते हैं ये किसकी देन है? यूरोप और अमेरिका की देन है। और चलिए ये इनकी देन है, और आज भी ये लोग अपनी इस सभ्यता को, खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो पद्धति है इनकी विकास की, इसको बदलना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही वातावरण को गर्म करने वाली सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं वो भी यूरोप और अमेरिका से ही निकलती हैं, फिर भी वे इस पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे देखिए आपके एमसीक्यू क्या निकलेंगे कि ये जो आज की हमारी सभ्यता है, खाऊ जड़ू सभ्यता, ये किसकी देन है? यूरोप और अमेरिका की।
सबसे ज़्यादा पर्यावरण को गर्म करने वाली, हानि पहुँचाने वाली गैसों को कौन सजेस्ट करता है? यूरोप और अमेरिका करता है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई? जो हमारे चारों ही कथन हैं, यानी कि गा वाला जो ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, अब फिर से देखिए क्वेश्चन 6 आ चुका है। अब इसमें आपके 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है? क्या-क्या क्वेश्चन कंप्लीट होंगे बच्चों? देखो क्या कहा गया है कि वर्तमान के युग में हमने औद्योगिक विकास के नाम पे क्या किया है? जो नदियाँ हैं, इनको गंदा नाला बना दिया है। अब इसी में से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सेम इसी को उठा लिया जाएगा पूरे सेंटेंस को कि वर्तमान युग में औद्योगिक विकास के नाम पर नदियाँ गंदे नाले बनती चली जा रही हैं, ठीक है? वर्णन कीजिए इस प्रकार से, ओके? उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि लोगों के द्वारा कूड़ा-करकट, कल-कारखानों, उद्योगों के रासायनिक पदार्थ से नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है? ये भी सही है। अब इन सभी कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि जो नदियाँ हैं बच्चों, ये सड़े नालों में बदलती चली जा रही हैं, ठीक है? उसके बाद क्षिप्रा जो कि एक नदी है, चंबल, नर्मदा, चुरल आदि इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये 4th वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे क्या बात कही गई है कि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ इस प्रकार से ये सेंटेंस देके पूछा जाए कि इसका वर्णन कीजिए, तो आपको ये तीनों ही बातें लिख देनी है, ओके? अब इसमें हम बोलेंगे आगे, बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे जो का वाला हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं बच्चों, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ये दिया गया है कि लेखक प्रवास जोशी अपने यात्रा वृत्तांत में रेल के द्वारा कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हैं? तो रेल से वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उज्जैन से इंदौर या फिर इंदौर इंदौर से जबलपुर। तो कहाँ जा रहे थे लेखक? रेल के द्वारा कहाँ से कहाँ तक? उज्जैन से इंदौर जा रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 लेखक प्रभास जोशी को सफर शुरू करते ही कौन सी नदी मिली थी? आपको हिंट देता हूँ। आपने जो सेकंड क्वेश्चन अभी पढ़ा था ना, उसी नदी का नाम है और आपने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो चौथा सेंटेंस था उसका पहला वर्ड जो नदी थी, ये भी वही नदी है। तो अब इतना हिंट दे दिया है, अब तो सोचो कौन सा होगा? चंबल, नर्मदा, गंगा या फिर शिप्रा? कौन सी नदी थी वो? वो नदी थी शिप्रा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेखक प्रभास जोशी के अनुसार सूखे के समय सूखे से कैसे बच सकते हैं या फिर सूखे से कैसे निकला जा सकता है, ठीक है? तो लेखक प्रभास जोशी के अनुसार बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जो वर्षा का पानी है हमें इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है? नदी नाले तालाबों को संभाल कर रखना चाहिए, जमीन को उर्वर बनाए या फिर अन्न इकट्ठा करें। तो इसमें देखिए जो मेन आंसर है वो ये है कि जो नदी नाले हैं और जो तालाब हैं इनको संभाल कर रखा जाना चाहिए, ठीक है? नदियों को तालाबों को हमें बेसिकली प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, इनकी साफ सफाई रखनी चाहिए। इस प्रकार से जब भी सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 ये तो अभी आपको मैंने बता ही दिया कि जो वातावरण को गर्म करने वाली गैसें हैं ये मुख्यतः किन देशों से निकलती हैं? यूरोप और अमेरिका से, है ना? अब देखो मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि मालवा में जो बरसात होती है, उसका वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला, जो गेहूँ और चने होते हैं, इनकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है और इससे लोग जो है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तरफ क्या हुआ कि लोगों में खुशी का माहौल है, ठीक है? दूसरा, नदियों में पानी उमड़ आता है, फसलें जो हैं वो लहलाती हैं, तो इसको देखकर लोग बेसिकली खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं इस वर्षा का दूसरा पहलू भी है, कि जो सोयाबीन की फसल है, ये नष्ट हो जाती है और कई बार वर्षा इतनी हो जाती है कि गाँव में पानी घुस आता है, बाढ़ आ जाती है ना? तो बहुत सारा एक तो खुशी का भी होता है और थोड़ा वैसा भी होता है ना? तो इस प्रकार से आपका कौन-सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर घ वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बच्चों। लेखक प्रभास जोशी ने अरे काट दिया यार, काटना थोड़ी ना था। लेखक प्रभास जोशी ने मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार बताया? तो लेखक क्या कहते हैं कि जो मालवा की ये जो मालवा प्रदेश की जो स्थिति वो खराब हो गई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि पश्चिमी देशों की सभ्यता है। ठीक है? क्योंकि हम लोग उसको अपनाते जा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन 13 बच्चों, लेखक प्रभास जोशी ने विशाल राक्षसी बांध किस नदी पे देखा था? ठीक है? तो वो उस नदी का क्या नाम था जिस पे उन्होंने इस विशाल राक्षसी बांध को देखा था? क्षिप्रा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। क्या नाम था उसका बच्चों? उसका नाम था नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका ग वाला सही है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बच्चों।
अरे कहाँ चला गया, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना था। एक सेकेंड, चलिए। लेखक प्रभाष जोशी के अनुसार गांधी सागर बांध। अब देखो, एक तो आपने कौन सा बांध देखा, अभी आपने देखा राक्षसी बांध, फिर आपने देखा कि गांधी सागर बांध। ये किस नदी पे स्थित था भाई? चंबल, घाघरा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो ये किस पे था बच्चों? चंबल नदी पे था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 15 देखिए बच्चों, 15 में पूछा गया है, लेखक प्रभाष जोशी ने ये शब्द किसके संबंध में कहा है? डग डग रोटी पग पग नीर, यानी कि पहले मालवा में काम भी अच्छा होता था, सभी को रोजगार मिलता था, ठीक है, मतलब सभी किसान वगैरह करते थे और हर जगह पानी हुआ करता था। ये डग डग रोटी पग पग नीर किसके संबंध में है? मालवा की धरती के बारे में। ओके, उसके बाद अभी की आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरता था। इनमें से कारण स्पष्ट कीजिए। अर्थात मालवा में जो बारिश पहले होती थी, आज वो बारिश नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि औद्योगिकरण से जो पर्यावरण है ये नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है मालवा प्रदेश में, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जा रहा है। क्यों, कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों को काटा जा रहा है, इसी वजह से। उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इन उद्योगों से निकलकर वायुमंडल में पहुंच रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। इसीलिए वर्षा का जो पैटर्न है, रेन का जो सिस्टम है, वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर? उपरोक्त सभी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर था अपना मालवा खाऊजाड़ू सभ्यता, इसके हमने टोटल कितने एमसीक्यू कर लिए? 15, सॉरी 16 एमसीक्यूज कर लिए विद इन सेट। 11 मिनट हुए अभी, 11-12। ओके, तो अगर अब देखो, ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्या करना है? एक प्यारा सा लाइक, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने मैं इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये हमारी आइडिया फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।